गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर पढ़ा रही हूँ। आज मैं 32वां लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ। इससे पहले जो 31वां लेक्चर था यानी 31st जो लेक्चर था, जिसके अंदर हम मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम पोटेंशियल स्टेप किसे कहते हैं ये आपको डिस्कस कर चुके थे। आई होप आप सब लोगों ने वह वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, उसको समझ लिया होगा और आपको वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने जो अगला लेक्चर था पोटेंशियल स्टेप का यानी पार्ट सेकंड जो था, सेकंड पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि यदि इंसिडेंट होने वाले पार्टिकल्स की एनर्जी ई पोटेंशियल स्टेप की हाइट से कम है तो उस केस के अंदर हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया था। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के बाद हमने जो कंक्लूजन निकाला था, उस कंक्लूजन के अंदर ये था कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मान तो 1 आता ही है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स सेकेंड रीजन के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। और वो जो पेनिट्रेशन है वो कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल डिके होता जाता है। इसको भी हम कंक्लूजन के रूप में डिस्कस कर चुके थे। आज हम पोटेंशियल स्टेप का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यदि इंसिडेंट होने वाले पार्टिकल्स की एनर्जी V0 से ज़्यादा है तो इस केस के अंदर क्या होगा। पोटेंशियल स्टेप किसे कहते हैं ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि Vx इज इक्वल टू V0 व्हेन x इज लेस देन 0 एंड Vx इज इक्वल टू V0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। x इज लेस देन 0 को हमने रीजन 1 कहा था, x इज ग्रेटर देन 0 को हमने रीजन 2 कहा हुआ है। अब चूंकि इंसिडेंट होने वाले पार्टिकल्स की एनर्जी क्या है, V0 से ज़्यादा है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो क्या होना चाहिए कि सारे पार्टिकल्स यहाँ पर ट्रांसमिट कर जाने चाहिए, कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइट बैरियर की हाइट कम है, ये लेस है, हमारी एनर्जी ज़्यादा है, तो सीधे ही पार्टिकल यहाँ से निकल जाएंगे। यानी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारा 1 आना चाहिए और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 आना चाहिए, यानी कोई भी पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार क्या ये रिजल्ट आता है, हमें इसको स्टडी करना है। तो आज के लेक्चर में हम इसी को स्टडी करने जा रहे हैं। नाउ लेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन द हाइट ऑफ पोटेंशियल स्टेप। ये हमने अज्यूम करा है, लेट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द पोटेंशियल स्टेप, यानी E इज ग्रेटर देन V0। नाउ फॉर रीजन 1 प्रोसीजर आपका सेम रहेगा जैसा कि प्रोसीजर हमने पहले किया था। श्रोडिंगर इक्वेशन हम रीजन 1 और रीजन 2 दोनों की कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से सॉल्व करके हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं फॉर रीजन 1। रीजन 1 के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन, रीजन 1 के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, सेम रहेगी जैसे कि हमने E इज़ लेस देन V0 के लिए थी, क्योंकि इस रीजन के अंदर आपकी पोटेंशियल जो है वो कैसा है, 0 है। सो द इक्वेशन इज सेम जैसे हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आ रही है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा 2 साई 1 एक्स अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस E साई 1 एक्स। मीन्स साई 1 जो है वो वेव फंक्शन है फॉर रीजन 1। अब इसी को हमने चेंज किया है इस फॉर्म में, डेल्टा 2 साई 1 एक्स अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2m E अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई 1 एक्स इज इक्वल टू 0, सेम एज इन अ प्रीवियस लेक्चर। नाउ लेट 2m E अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, कॉन्स्टेंट ले लिया हमने। सो इक्वेशन नंबर 1 जो है आपकी वो बन जाती है डेल्टा 2 साई 1 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस k1 साई 1 एक्स इज इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ लेट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है तो वेव इक्वेशन बनेगी,
सो साई वन एक्स बराबर हो गया ए ई की पावर आई के एक्स प्लस बी ई की पावर आई के एक्स। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ फॉर रीजन सेकेंड रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई आपकी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा 2 साई 2x अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस रीजन के लिए हमने जो वेव फंक्शन एज्यूम करा है वो है आपका साई 2 है। सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा 2 साई 2x अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस v0 साई 2x इज इक्वल टू ई साई 2x। ये आपकी इक्वेशन बन गई। Now this equation can be written in this form delta 2 psi 2x upon delta x square plus 2m upon h cross square e minus v0 psi 2x is equal to 0। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट केस में और सेकंड केस के अंदर अंतर यही है। फर्स्ट केस के अंदर यहाँ पर हमने माइनस साइन लिया था क्योंकि वहाँ पर क्या था v0 माइनस ई करना पड़ा था हमें, क्योंकि v0 की वैल्यू ज़्यादा है और e की वैल्यू कम है। क्योंकि यहाँ जो कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है वो कांस्टेंट कैसा होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डेल्टा 2 साई 2x अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस v0 साई 2x इज इक्वल टू 0 से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। एंड लेट here again assume 2m upon h cross square e minus v0 is equal to k dash square, constant assume कर लेते हैं। so this is equation number 6। so equation number 5 can be written as delta 2 psi 2x upon delta x square plus k dash square psi 2 is equal to 0। this is equation number 7। बच्चों मैं फिर से आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ, यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर सबसे पहले इस इक्वेशन को चेक करता है कि यदि ये इक्वेशन सही लिखी हुई है तो आगे का भी सही होगा। एरर आपकी यहीं पर ही चेक हो जाती है। यदि आपने यहाँ पर एरर की है तो वो यहीं पर ही पकड़ में आ जाती है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे आप, E ग्रेटर देन v0 में जो कांस्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस v0, क्योंकि ई v0 से बड़ा हमने यहाँ पर ले रखा है। नाउ यहाँ पर अगेन द सेम केस इज ओवर हेयर। जो जहाँ पर चेक होता है एग्जामिनर के द्वारा वो है यदि यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ रहा है तो ये वेव इक्वेशन बनेगी यानी आयोटा आएगा, और यदि यहाँ पर माइनस आ रही है तो यहाँ पर आयोटा सॉल्यूशन के अंदर आपका नहीं आता है। क्लियर। सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 7 कम्स आउट टू बी साई 2x इज इक्वल टू सी ई की पावर आई के डैश एक्स प्लस डी ई की पावर आई के डैश एक्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 8। क्लियर। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम रीजन 1 पर। रीजन 1 के अंदर जो सॉल्यूशन हमारा आया है जिसके दो पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका ए ई की पावर आई के एक्स। ए ई की पावर आई के एक्स हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंटेड द इनिशियल वेव या इंसिडेंट वेव, यानी आने वाली जो तरंग है, यानी जो पार्टिकल्स आपके इंसिडेंट हो रहे हैं, आपतित हो रहे हैं, यह भाग हमारा उसको रिप्रेजेंट करता है। सो ए ई की पावर आई के एक्स इज द इंसिडेंट वेव, राइट। उसके बाद आ जाता है बी ई की पावर आई के एक्स। नो बी ई की पावर आई के एक्स इज द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, वेव कैसी है, जो माइनस एक्स दिशा में जाने वाली। और माइनस एक्स में दिशा में जाने का अर्थ क्या है, वो वहाँ से टकराने के बाद वापस हो जा रही है। सो बी ई की पावर आई के एक्स इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। अब यदि कैलकुलेट होने के बाद बी का मान हमारा 0 आ जाता है तो हमारे से यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि कोई भी पार्टिकल आपके रिफ्लेक्टेड बैक नहीं हो रहे हैं। लेकिन यदि बी का मान नॉन ज़ीरो आ रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हमारे रीजन सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल हमारे रिफ्लेक्ट बैक होंगे, यानी जो रीजन सेकंड में जाने वाले पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, राइट। एनर्जी कंजर्वेशन रूल के अनुसार टोटल तो वही रहेंगे। यदि आपका रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हमारे यदि पीछे जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो ट्रांसमिशन होने वाले पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। नाउ इन इक्वेशन नंबर 8
सी ई की पावर आई के डैश एक्स इज़ द वेव ट्रेवलिंग इन द प्लस एक्स डायरेक्शन, यानी ये वो वेव है जो प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। किस में? रीजन सेकंड के अंदर। अब ये कौन सी वेव है? ये ट्रांसमिटेड वेव को रिप्रेजेंट करती है। एंड डी ई की पावर आई के डैश एक्स इज़ अ वेव ट्रेवलिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन। अब माइनस एक्स में जा नहीं सकती वेव, ठीक है ना, क्योंकि जब रीजन सेकंड के अंदर पहुंच गई है, रीजन सेकंड से वो आगे ही चलेगी, पीछे जाने की संभावना नहीं है। सो सिंस द पार्टिकल्स आर इंसिडेंट ओनली फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पोटेंशियल स्टेप, सो डी मस्ट बी जीरो। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, संभावना नहीं है, इसलिए डी को हम ज़ीरो मान लेते हैं। सो साई टू एक्स comes out to be c e की पावर i k डैश x, एंड ये कहलाएगा हमारा वेव फंक्शन इन अ सेकेंड रीजन। अब क्या करना है हमको? यहाँ से हमें यहाँ से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से अगेन सेम केस है जैसा कि हमने पहले किया था। हम क्या करेंगे? बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो पहली बाउंड्री कंडीशन कहाँ आएगी? x बराबर ज़ीरो पर। सो फॉर x बराबर ज़ीरो, साई वन इज इक्वल टू साई टू, वेव फंक्शन पर जो अप्लाइड कंडीशंस होती हैं कि वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? मस्ट भी कंटिन्यूस होना चाहिए, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए। सो इस बाउंड्री कंडीशन का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फॉर x इज इक्वल टू ज़ीरो, साई वन इज इक्वल टू साई टू, एंड डी साई वन डी एक्स इज इक्वल टू डी साई टू डी एक्स। तो यहाँ से इनको हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास जो पहली इक्वेशन आ गई, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, सेम जैसे हमने पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही जो आपकी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है उससे आपको मिलेगा के ए माइनस बी इज इक्वल टू के डैश सी, और ए माइनस बी इज इक्वल टू के डैश अपॉन के इंटू सी। से दिस इज इक्वेशन नंबर 12। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल अलजेब्रा का हमने यूज़ करा हुआ है यहाँ पर, तो आप भी इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है, इन दोनों को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये एडिंग से हमें मिलेगा 2a इज इक्वल टू सी 1 प्लस के डैश अपॉन के। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा 2b इज इक्वल टू सी के डैश के अपॉन सी। ये आपके पास 2b की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन नंबर 14 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 13 हो गई। इक्वेशन नंबर 14 को इक्वेशन नंबर 13 से हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b अपॉन a। नाउ द वैल्यू ऑफ b अपॉन a इज इक्वल टू के डैश 1 माइनस के डैश अपॉन के ओवर 1 प्लस के डैश अपॉन के। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के माइनस के डैश ओवर के प्लस के डैश। ये इक्वेशन नंबर 15 आ गई। सिमिलरली वी गेट सी अपॉन ए विच इज इक्वल टू 2k अपॉन के प्लस के डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 16। तो ये आपका बिल्कुल सेम केस है जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। अब यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है, यानी परावर्तन गुणांक निकालना है। अब परावर्तन गुणांक यानी रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इन दोनों को डिवाइड करके यानी आर बराबर हो गया जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट। और चूँकि जो जे है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, ये कैसे निकाली जाती है? ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि यदि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बन जाती है। सो दैट इज इक्वल टू, चूँकि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों ही रीजन 1 के अंदर है तो वेलोसिटी सेम रहेगी। सो v मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन v मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, v से v कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया b अपॉन ए मॉडुलस का स्क्वायर। और यहाँ से b अपॉन ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ से। सो r की वैल्यू हमारे पास आ गई k माइनस के डैश ओवर k प्लस के डैश। यहाँ से हम चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, k कॉमन लेकर 1 माइनस के डैश अपॉन के का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के डैश अपॉन के का होल स्क्वायर। के एंड के डैश ऑलरेडी नोन है हमारे पास, इसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करके हमारे पास आ जाता है अंडर रूट ई माइनस वी ज़ीरो अपॉन ई और इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी ज़ीरो अपॉन ई। सो द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर कम्स आउट टू बी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी ज़ीरो अपॉन ई का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी ज़ीरो अपॉन ई का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई है कि आर का मान ज़ीरो नहीं आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है। इट मीन्स
यदि ई की वैल्यू V0 से ज़्यादा है तब भी कुछ पार्टिकल्स का रिफ्लेक्शन होगा, राइट। अब यहीं से हम निकाल लेते हैं कि इफ़ E इज इक्वल टू V0, यदि इंसिडेंट वेव की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की हाइट के बराबर आ जा रही है, यानी E इज इक्वल टू V0, तब क्या होगा? पुट E इज इक्वल टू V0, देन वी विल गेट R इज इक्वल टू E1। सो इट मीन्स जैसे जैसे E का मान बढ़ाया जाता है R का मान कम होता जाता है, बट इट हैव सम फाइनाइट वैल्यू, है ना। एंड दिस रिजल्ट इज कॉन्ट्राडिक्शन विद द क्लासिकल मैकेनिक्स रिजल्ट। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार तो हमने क्या कहा था कि कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सारा का सारा ट्रांसमिशन होना चाहिए था, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो ये है कि आर का मान हमारे पास नॉन ज़ीरो आता है, यानी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स का रिफ्लेक्शन होगा। अब कितना होगा रिफ्लेक्शन, ये डिपेंड करता है कि ई का मान V0 से कितना ज़्यादा है, ये उस पर डिपेंड करता है। और ये वो हम कितना होगा ये हम इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, जिसे हम पारगम्यता गुणांक कहते हैं या पारगमन गुणांक भी कहते हैं। एंड दिस T इज इक्वल टू J ट्रांसमिटेड ओवर J इंसिडेंट। अब ट्रांसमिशन जो है वो सेकेंड रीजन के अंदर हो रहा है, सो लेट द वेलोसिटी इन द सेकेंड रीजन इज V डैश, देन दिस कम्स आउट टू बी V डैश इंटू मॉडुलस ऑफ C का होल स्क्वायर अपॉन V मॉडुलस ऑफ A का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 19। अब V डैश और V क्या है? V डैश रीजन 1 के V डैश रीजन 2 के अंदर पार्टिकल्स की वेलोसिटी है और V रीजन 1 के अंदर पार्टिकल्स की वेलोसिटी है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, इस V डैश और V की वैल्यू को कैलकुलेट करना। नो एज वी नो V इज इक्वल टू बराबर होता है H क्रॉस K अपॉन M। डी ब्रॉगली फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, H क्रॉस K अपॉन M। K क्या है यहाँ पर? वेव वेक्टर है। सो V डैश बराबर हो गया H क्रॉस K डैश अपॉन M। तो यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया V डैश अपॉन V कम्स आउट टू बी K डैश अपॉन K। सो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T कम्स आउट टू बी, T बराबर क्या हो गया आपके पास? K डैश अपॉन K इंटू C अपॉन A, मॉडुलस का स्क्वायर हम पहले निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 2K अपॉन K प्लस K डैश का होल स्क्वायर। तो ये आ गई आपके पास, यहाँ से आपके आ गया आपके पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ गया। और यहाँ से इस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को मैंने सॉल्व करा है, सॉल्व करने के बाद आप भी कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स है, दैट कम्स आउट बी 4K डैश अपॉन K प्लस K डैश का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पर भी आप चाहें तो K से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर K से डिवाइड करेंगे तो K स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा T इज इक्वल टू आ जाएगा 4K डैश अपॉन K ओवर 1 प्लस K डैश अपॉन K का होल स्क्वायर। और K डैश अपॉन K की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं ऊपर, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ से इक्वेशन नंबर 20 से हमें मिलेगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। बच्चों आपको मैं फिर से एक बात रिपीट करना चाहती हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिक्स ज़्यादा रहती है, एरर बहुत हो जाती है। मैंने कोशिश करी है कि मैंने हर स्टेप को सॉल्व करके आपको बताया है, लेकिन अच्छे से समझ आपको तभी आएगा जब आप खुद अपने हाथ से एक कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और जैसे जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे पॉज करते हुए आप वीडियो को देखेंगे और साथ में कैलकुलेट करते जाएंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे दोबारा बात कर लेना, मैं आपको बता दूँगी। लेकिन उम्मीद ये है कि सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाता है, हमने R और T दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम निकालेंगे R प्लस T, राइट। R प्लस T हमने R की वैल्यू भी रख दी, हमने यहाँ पर T की वैल्यू रख दी है और इसको हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद यू विल गेट, इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका क्या है, चाहे तो आप K और K डैश की फॉर्म में R और T जो निकाला था उसको ले सकते हैं, हाँ, उसको भी आप ये ले सकते हैं यदि K और K डैश वाली फॉर्म में, और चाहें तो आप पोटेंशियल और एनर्जी की फॉर्म है उसको यूज़ कर सकते हैं, एज़ यू विश, जो आपको ईजी लगे उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ R प्लस T कम्स आउट टू बी 1। बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपने R कैलकुलेट कर लिया है तो आप एग्ज़ाम में इसको चेक भी कर सकते हैं। रफ वर्क पर आप 1 में से R को माइनस कर देंगे और वहाँ से आप T की वैल्यू आ जाएगी और फिर आप चेक कर लेंगे कि आपका T का मान सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन रूल कहता है
जितने पार्टिकल्स इंसिडेंट हुए थे उन्हीं में से ही कुछ का रिफ्लेक्शन होगा और बाकी का ट्रांसमिशन होगा. सो r प्लस t कम्स आउट टू बी 1. सो इट मीन्स इंसिडेंट probability flux is divided into reflected probability flux and transmission probability flux, but total remains conserved. टोटल हमारा क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है. तो ये हुआ आपका आर्टिकल आज कंप्लीट हो जाता है. ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया है. बच्चों ध्यान से आप इससे जो पहले के जो ये थर्ड पार्ट है. इससे पहले मैं 2 पार्ट आपको पहले करवा चुकी हूँ. बीच में एक लंबा गैप आ गया था एग्जामिनेशन की वजह से. अब मैंने कोशिश कर रही हूँ फिर से आपके रेगुलर वीडियोस डलते रहें जिससे कि आपका सिलेबस हम टाइम से कंप्लीट कर पाएंगे. तो मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों ने पहले का पूरा जो है अब तक के वीडियोस हैं उनको कर लिया होगा. एक बार मैं आपसे और कहना चाहूँगी, जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अब जो आगे वीडियोस हैं वो रेगुलरली आपके पास पहुंचते जाएंगे. राइट. और पीछे के जितने हैं उनको आप चाहेंगे तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिए. नोट्स बनाकर आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अभी से ही शुरू कर देंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी. तो यहीं आकर मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ. थैंक यू सो मच.